हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आप लोगों के लिए हम पहले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को लेकर आए हैं और हमने इसका जो है थ्योरी कंसेप्ट कर दिया है, जिसका लिंक हम आपको डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा वहाँ। और आप इस थ्योरी के जो कुछ खास पॉइंट हैं जिसको समझने की आवश्यकता है, मैं आपको वो क्लियर कर रखा है उस मैंने उस चैप्टर में, उस वीडियो में। और इसमें भी हम कोशिश ये करेंगे कि आपको हर एक सवाल का एक्सप्लेनेशन दे पाएँ, ताकि आपको याद करने की आवश्यकता ना हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक रहे। और ये बिहार बोर्ड के 12th के लिए इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव तो हर एग्ज़ाम के लिए आपके इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव तो यूज़फुल हैं ही। बाकी कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है तो कभी आदर्श विज्ञान होता है। ये किसने कहा था? ये फ्रेडमैन ने कहा था। ठीक है, ये फ्रेडमैन ने कहा था। ये इस आपको सिर्फ थोड़ा सा याद रखने की आवश्यकता होगी। बाकी हम कुछ कुछ क्वेश्चन जो समझने वाली चीज़ें होंगी, ये तो एक लाइन है, इसमें क्या समझना, बाकी जो समझने वाली चीज़ें होंगी वो आपको हम एक्सप्लेन करेंगे हर एक क्वेश्चन के साथ। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। देखिए, व्यष्टि माइक्रो और मैक्रो हमने दो तरह की चीज़ें देखी थी। ठीक है, तो जो व्यष्टि होता है उसको हम लोग कहते हैं माइक्रो। ठीक है, MICRO। और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होता है जिसके अंदर आप बड़े लेवल की चीज़ों को देखते हैं। वहीं माइक्रो क्या होता है, जिसमें कि छोटे लेवल। माइक्रो आपने जो देखा होगा, माइक्रोस्कोप नाम सुना होगा। ठीक है, इसमें कि छोटी छोटी चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखा जाता है माइक्रोस्कोप के अंदर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर ना, हमेशा आप व्यक्तिगत चीज़ों को पढ़ते हैं कि व्यक्तिगत परिवार के बारे में, व्यक्तिगत कंज्यूमर के बारे में, किसी व्यक्तिगत फर्म के बारे में, किसी व्यक्तिगत उद्योग के बारे में, किसी व्यक्तिगत बाजार के बारे में, किसी व्यक्तिगत किसी हर जितनी भी व्यक्तिगत चीज़ें हैं ना, आप उसको माइक्रो के अंदर पढ़ते हैं। और मैक्रो के अंदर क्या पढ़ते हैं कि आप बड़ी लेवल की चीज़ें पढ़ते हैं, जिसमें कि आप ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि GDP क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की क्या कंडीशन है किसी भी कंट्री के अंदर, किसी के कंट्री का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। और उस कंट्री के हर चीज़ को आप जब कंट्री के लेवल पर आप किसी चीज़ को देखेंगे ना, तो आप ये कहेंगे कि वो आप क्या कर रहे हैं, यानी आप माइक्रो स्टडी कर रहे हैं, मैक्रो स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और माइक्रो स्टडी मतलब छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैक्रो स्टडी और माइक्रो स्टडी थोड़ा फर्क यही है। माइक्रो मतलब छोटी लेवल की चीज़ें। ठीक है, बाकी कहता है कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। देखिए, मानव कल्याण के विज्ञान से इसका क्या मतलब है ना, मानव कल्याण की बात से क्या मतलब है ना, कि नॉर्मल क्या हुआ ना कि एडम स्मिथ जी जब आए, उन्होंने ये कहा कि इकोनॉमिक्स जो है ना वो धन का विज्ञान है। तो धन का विज्ञान है तो लोगों ने सिर्फ धन कमाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब इसमें क्या हुआ, धन कमाने में तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के काम होते हैं ना। अब धन कमाना, शराब बेचना भी तो धन ही कमाने के बराबर है। ठीक है, अब व्यापार करना सही चीज़ है, लेकिन मानव व्यापार करना गलत है। लेकिन क्या होता है कि संपत्ति धन तो दोनों से होता है। तो अर्थशास्त्र में ये कह देना कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, वो थोड़ा सा जायज़ नहीं लगा। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि अर्थशास्त्र जो है वो मानव कल्याण का विज्ञान है। तो किसने कहा? वो कहा आपका मार्शल ने। ठीक है, मार्शल ने ये कहा कि ये मानव कल्याण का विज्ञान है इकोनॉमिक्स। वहीं पीगू जो थे ना, पीगू भी आपके वेलफेयर इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, वेलफेयर इकोनॉमिस्ट यानी वो भी अर्थशास्त्र को कल्याण की दृष्टि से ही देखते थे। उनका कहना था कि धन का विज्ञान तो है ही, साथ में अर्थशास्त्र धन के साथ साथ कल्याण का भी विज्ञान है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है उत्पत्ति के साधन है। हमने आपको उस पहले वीडियो में बता रखा है, उत्पत्ति के साधन ना 5 हैं। पहले 4 हुआ करता था, अब क्या है 5 है। ऐसा नहीं है, इसमें पूछा है नहीं है। ठीक है, तो 5 है। तो 5 कौन कौन सा है? आपका लैंड है, लेबर है यानी आपका भूमि है, श्रम है। ठीक है, कैपिटल है, कैपिटल यानी पूंजी। ठीक है, पूंजी है, और आपका एंटरप्रेन्योर और इंस्टीट्यूशन संगठन है। ठीक है, अगर आपके दिमाग में अगर ये चीज़ें आ रही है कि कैपिटल को लेकर हम मुद्रा कहते हैं। ठीक है, कैपिटल नॉर्मली अब आम भाषा में पूंजी, हम लोग पैसे को ही पूंजी समझते हैं। हमने उस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर रखा था ये चीज़ें कि पूंजी का मतलब ना वो मुद्रा नहीं होता है। ठीक है, पूंजी का मतलब होता है, देखिए पूंजी और मुद्रा दो अलग अलग ऑप्शन भी है आपके पास। पूंजी का मतलब होता है कि जितने भी आपके पास उस बिजनेस में लगने वाले टेक्नोलॉजी है वो सारे पूंजी के अंदर आते हैं। जैसे कि आप किसी बिजनेस में मशीनरी लगा रहे हैं, आपके पास कुदाल था, आपके पास जो भी मिट्टी को जो वो उखड़ने वाला कोई आइटम था, या आपके पास कोई मशीनरी था, ट्रैक्टर था, मशीन था चलाने के लिए, जो भी आपने उस उत्पादन में, उस प्रोडक्शन में लगाया है,
वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, उत्पत्ति के साधन में पूंजी में से आ जाएंगे। भूमि क्या होता है, भूमि होता है जितने भी आपके पास प्रकृति से जितना आपको मिला है, नेचुरल रिसोर्स जितना आपके पास अवेलेबल है, जैसे कि आप मिट्टी की बात करें, पानी की बात करें, ये सारा आपका किस में शामिल हो जाता है, ये सारा शामिल हो जाता है उत्पत्ति के साधन के भूमि वाली है। ठीक है। और श्रम क्या होता है, श्रम होता है जिसमें कि आपका मानव का लेबर है, या आप पशु को काम करवाते हैं, जैसे कि आप बैल से खेत करवाते हैं, बैल से बैलगाड़ी चलती है। तो ये सारी चीज़ें जो भी है वो श्रम का हिस्सा होता है, जिसमें कि मानव और पशु कोई भी श्रम कर रहा है तो वो श्रम का हिस्सा होगा और वो पूंजी। मुद्रा ऐसा कोई चीज़ नहीं है, मुद्रा उत्पत्ति का साधन नहीं है। मुद्रा हाँ, मुद्रा एक पूंजी में यूज़ होता है, कैपिटल यानी कैश जो है वो पूंजी के अंदर शामिल होता है, लेकिन मुद्रा एक उत्पत्ति का साधन नहीं है। उत्पत्ति का साधन आपका साधन क्या है, भूमि है, श्रम है और पूंजी है और संगठन है और उद्यमिता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर है, वो हमने एक्सप्लेन किया हुआ आपके पिछले वीडियो में, आप वहाँ भी देख पाएंगे। बाकी हमने ये कहा था कि आपको ऑब्जेक्टिव वीडियो में एक्सप्लेन करते जाएंगे तो आपके लिए आसानी होता जाएगा और यहाँ भी समझ जाएंगे आप। ठीक है, आगे कहता है कि किसने कहा था कि धन का अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अभी तो हमने जस्ट कहा ना कि एडम स्मिथ जी ने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। उसके बाद लोगों ने सिर्फ धन कमाना स्टार्ट कर दिया। अब लोगों के पास एक इशू क्या था कि अब सिर्फ धन कमाना है, कैसे कमाना है, ये ध्यान नहीं देने लगे इन चीज़ों पर कि कैसे कमाना है। लोगों को बोला था धन कमाना है। तो इस एडम स्मिथ के बाद ना मार्शल जी आए और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान नहीं है, बल्कि जो है आपका कल साथ साथ धन के विज्ञान के साथ साथ कल्याण का भी विज्ञान है। ठीक है, अब अगर अगले क्वेश्चन को देखें, अगले क्वेश्चन में क्या है कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय किए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय किए जाते हैं। देखिए क्या है कि कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय करने का मतलब ये है कि आप अगर थोड़ा सा देखिए क्या है ना कि हिंदी लैंग्वेज थोड़ा सा टफ हो जाता है समझना, आप इसको थोड़ा सा इंग्लिश में समझने की कोशिश कीजिए। ये कहता है कि प्राइस ना वो मैकेनिज्म, प्राइस खुद व खुद तय होता है। ठीक है, वो प्राइस मैकेनिज्म के आधार पर तय होता है। ये खुद व खुद कैसे तय होगा, जैसे कि हमने आपको बता रखा था पिछले चैप्टर में भी, हम जब वो वीडियोस आप ज़रूर देख लीजिएगा, हम लिंक में डाल देंगे, आप उससे इसको पढ़े उसके बाद इसको पढ़ेंगे ना तो वो आपके लिए शायद ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। जैसे कि समाजवादी इकोनॉमी क्या होता है ना, समाजवादी वो ऐसा इकोनॉमी है जिसमें कि गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है, यानी लगभग सारे प्रोडक्शन जो है वो गवर्नमेंट कर रही होती है, कि चावल का उत्पादन भी आपको गवर्नमेंट की दुकानों में मिल जाएगा, आपके सब्जी भी मिल जाएंगे, कपड़े मिल जाएंगे, सारे ही आपको गवर्नमेंट के सहयोग से मिलता है। और पूंजीवादी में क्या होता है कि सारे ही प्राइवेट हाथों में होते हैं। ठीक है, सारे ही आपके प्राइवेट हाथों में होता है। तो जो समाजवादी इकोनॉमी होता है उसका प्राइस कौन तय करेगा, आप ये समझिए कि आपके यहाँ जो चावल आटा गेहूँ मिलता है वो सरकार की तरफ से कंट्रोल में जन वितरण प्रणाली के पास, तो वो कैसे मिलता है, उसका प्राइस कौन तय करता है, उसका प्राइस गवर्नमेंट तय करती है, उसका प्राइस आप तय नहीं करते हैं। ठीक है, वो गवर्नमेंट तय करती है और उसी प्राइस पर पूरे देश को सेम ही प्राइस पर प्रोडक्ट अवेलेबल कराया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर वो किसी प्राइवेट हाथों में होता, आप एग्जाम्पल के तौर पे मान लें कि आप ऐसे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जो कि आपको बाजार में मिलता है, वो प्राइस कौन तय करता है, आपको लगता है वो तो दुकानदार करता है। ठीक है, वो दुकानदार करता है, लेकिन दुकानदार नहीं करता है, वो करता है डिमांड और सप्लाई, मांग और पूर्ति। ठीक है, अब कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसका कि मार्केट में डिमांड बहुत अधिक है, ठीक है, जिसका कि मार्केट में डिमांड अधिक है और पूर्ति है ही नहीं, तो वो प्राइस क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। ठीक है, या कोई ऐसा है जिसका डिमांड है ही नहीं मार्केट में, बहुत गया है, बहुत सारा मार्केट में प्रोडक्ट रखा हुआ है, तो उसको क्या करना होगा, सस्ते में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो कीमत कौन निर्धारण किया, वह स्वतः निर्धारित हो गया। वो मैकेनिज्म है डिमांड और सप्लाई का, जहाँ डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को क्रॉस करेगा वो हो जाएगा आपका जो है वो प्राइस फिक्स हो जाएगी। ठीक है, डिमांड और सप्लाई कैसे बनता है, डिमांड लाइन बनता है ऐसे। ठीक है, ये आपका डिमांड लाइन है। ठीक है, ये आपका डिमांड लाइन है और सप्लाई लाइन क्या होता है, ऐसे होता है। अगर सप्लाई बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहले प्राइस यहाँ था अब प्राइस यहाँ हो जाएगा। ठीक है, सप्लाई घट जाएगा तो अब क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, या ये पुराना वाला जो सप्लाई लाइन है ये रहेगा सप्लाई लाइन। आपको थोड़ा सा अगर कलर बदल के हम लोग देखें इसको, तो जैसे मान लीजिए सप्लाई लाइन ये पहले से है और डिमांड लाइन, डिमांड बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाएगा तो पहले प्राइस ये था, अब क्या हो जाएगा, ये प्राइस लेवल हो जाएगा। यानी प्राइस कौन तय कर रहा है, डिमांड और सप्लाई का मैकेनिज्म कर रहा है। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अगले पेज पर जाना होगा। देखते हैं, ये जो है अगला है कि ट्रीटेड इकोनॉमिक पॉलिटिक
नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये जेबी से ने लिखा है। देखिए जेबी से पॉपुलर क्यों थे ना, जेबी से पॉपुलर इसलिए थे क्योंकि जेबी से ने एक लाइन कही थी कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ठीक है, कि पूर्ति ना मांग का निर्माण खुद करती है। इनका कहना था कि आप मार्केट में प्रोडक्ट बनाकर रख दीजिए, खरीदने वाले लोग खरीद लेंगे, ठीक है, वो जो पूर्ति मार्केट में होगा ना, सप्लाई होगा ना, वो डिमांड खुद ही क्रिएट कर लेगा, ठीक है। तो 1930 से पहले बहुत लोगों ने ऐसे ही किया था, ठीक है। जेबीसी ने कहा था ये चीज़ें कि आप सप्लाई करते जाइए, तो बहुत सारी प्रोड्यूसर कंपनी ने क्या किया, प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया, बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में रख दिए। अब क्या है कि डिमांड हो ही नहीं रहा है मार्केट में, डिमांड हो ही नहीं रहा, सारा प्रोडक्ट मार्केट में पड़ा हुआ है। अब जो प्रोड्यूसर है ना, वो उन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन कम कर दिया, प्रोडक्शन बनाना ही बंद कर दिया। क्या ही करेंगे प्रोडक्शन बना के, जब मार्केट में पहले से सप्लाई पड़ा, बहुत सारा पूर्ति हो गया है किसी भी प्रोडक्ट का। तो उन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी से एम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर दिया, यानी लोगों को रोज़गार से हटा दिया। अब क्या इस लोगों को फालतू सैलरी देकर क्या करेंगे, हमें तो उत्पादन ही नहीं करना है अब तो इससे क्या हुआ कि लोगों की सैलरी ख़त्म हो गई, सैलरी ख़त्म हो गई तो लोग और प्रोडक्ट नहीं खरीदने लगे, तो मार्केट में जो पहले से स्टॉक था वो स्टॉक रखा ही रह गया। तो जेबीसी की इसको लेकर ना बहुत आलोचना होती है। उसके बाद कैंस आए थे, कैंस जो है उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स आउन डिमांड, रॉन्ग है। उन्होंने कहा था कि डिमांड क्रिएट्स इट्स आउन सप्लाई। उनका कहना था कि मांग जो है ना वो पूर्ति का निर्माण कर लेती है। कैंस का कहना था कि अगर मार्केट में डिमांड है ना, डिमांड को किसी तरह बढ़ाइए, अगर मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगा ना तो बनाने वाला कोई ना कोई बना देगा, ठीक है, सप्लाई हो जाएगा। तो जेबी से इसलिए भी पॉपुलर है, और उनकी पुस्तक क्या था, ट्रेटेड इकोनॉमिक पॉलिटिक्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखें तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र के अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है, ठीक है। आर्थिक क्रियाएं कौन सी जो है इसके अंदर शामिल की जाती है? पहला क्या है आपका, असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं। तो स्वाभाविक है, असीमित आवश्यकताएं हैं लोगों की, और उस पर क्या है, हमारे पास रिसोर्स कम है, हमारे पास संसाधन कम है, और उस कम संसाधन में हम लोगों को क्या करना होता है, वो आपका आर्थिक क्रिया मैनेज करना पड़ता है। तो ये हम तो पढ़ते ही हैं इसके अंदर। उसके बाद क्या है कि सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं। सीमित साधन, हमने ऊपर ये पहली लाइन यही कहा था कि हमारी आवश्यकताएं अनंत है, और हमारे पास क्या है, रिसोर्स जो है वो बहुत कम है, संसाधन। हमारे पास मानव तो फिक्स है ना, लेबर तो फिक्स है ना, हमारे पास पैसे तो फिक्स है ना। आप अपने हिसाब से देखिए ना, आपकी जो सैलरी है, आपके घर जो पैसे आते हैं, मान लीजिए 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, जो भी आता है, एक लिमिटेड अमाउंट है ना। क्या आप उससे सब कुछ कर सकते हैं क्या? आपकी चाहत कम होगी क्या? नहीं होगी। आपकी आवश्यकताएं भी कम नहीं होगी, क्योंकि होता क्या है कि हमारी आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन हमारा आय नहीं बढ़ता, हमारे पास साधन बहुत कम है, और उसमें हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है। और यही इकोनॉमी है, यही इसको इकोनॉमी है। जॉन रॉबिन्सन ने ये परिभाषा दी थी, ठीक है। आप आगे अगर आपके बुक में ये होगा, आपके सिलेबस में ये अगर हिस्सा होगा तो ज़रूर होना चाहिए ऑब्जेक्टिव, कि रॉबिन्सन ने कहा था कि जो स्कार्सिटी है ना, जो हमारे पास जो कम चीज़ें हैं ना, हमारे पास जो कमी है ना, इसी को पढ़ने के लिए, इसी के अध्ययन को अर्थशास्त्र कहते थे। रॉबिन्सन का ये कहना था, ठीक है। तो ये दोनों ही हो जाएगा आपका, ठीक है, ये दोनों ही हो जाएगा। अब अगर हम लोग आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, तो कहता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या है कि बड़े लेवल की चीज़ें, ठीक है, बड़े लेवल की चीज़ें शामिल होगी, ये तो आपको पता है, ठीक है। व्यष्टि में वस्तु कीमत निर्धारण, ये व्यष्टि है। माइक्रो मैक्रो में हमको बहुत कन्फ्यूजन होता है हिंदी और इंग्लिश को लेकर। एक मिनट, थोड़ा सा उधर था ना व्यष्टि, इसमें था ना, वो क्या था उसमें, व्यष्टि ही था ना। ये तो माइक्रो लेवल की चीज़ें, फिर तो व्यष्टि समष्टि होता है, फिर वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। एक मिनट, हम दूसरे पेज की तरफ बढ़ रहे हैं, ये इसमें ना, तो ये तो फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स ही है इस जगह अगर आप देखें तो, व्यष्टि। तो कहता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएँ कौन कौन सी है, तो साधन कीमत निर्माण, साधन कीमत निर्माण करती है, हाँ कीमत निर्माण करती है। आपका अगर देखें तो वस्तु कीमत निर्धारण करती है, आर्थिक कल्याण की बात करती है, उपयुक्त सभी। अगर आप ऐसे आपको देख के लग रहा होगा कि अगर ये मैक्रो, जैसे हमको लगा, जैसे मेरे मन में भी यही आया था कि सारे पार्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स के होंगे, लेकिन नहीं, ये माइक्रो के ही पार्ट हैं। देखिए कीमत निर्धारण जो होता है ना, वो डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है, और ये किसी एक मार्केट की बात हो रही है, ठीक है, पूरे कंट्री के मार्केट की बात जस्ट नहीं हो रही है। आप मैक्रो जो है ना, वो एक बड़े लेवल की, जिसको कि समष्टि कहते हैं, आप हिंदी में भी कंफर्म हो लीजिए चीज़ें, क्योंकि बार बार हम आपको माइक्रो बोल दे रहे हैं, और माइक्रो इसलिए बोल दे रहे हैं कि आप जिस भी एग्जाम में बैठेंगे उसमें इंग्लिश तो रहता ही है। और आपको हम हमेशा सलाह यही देंगे कि आप इकोनॉमिक्स के ना हिंदी इंग्लिश दोनों के क्वेश्चन को पढ़िएगा, अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो भी मेरी सलाह यही रहेगी।
ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है उसके अंदर वस्तु के कीमत निर्धारण की बात की जाती है, आर्थिक कल्याण की भी बात की जाती है और साधन कीमत निर्धारण की भी बात की जाती है। ठीक है, हम लोग अगला देखते हैं कि ये 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें शायद फिगर भी है। कहता है कि दिए गए चित्र में से उत्पादन संभावना वक्र पर बिंदु ए और बी, ठीक है, बिंदु ए और बी तक संचरण द्वारा दर्शाया जाता है। बिंदु ए और बी, ये पीपीसी कर्व देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इसमें पूछे जाने हैं अभी। ठीक है, ये देख लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में सभी संसाधनों का विकास नहीं, पीपीसी वो नहीं बताता। पीपीसी आपको दो वस्तुओं के अलग अलग संयोगों को दर्शाती है कि किस पर उत्पादन करना बेहतर होगा, आपके कैपिटल और आपके लेबर, यानी आप दो तरह के अगर संसाधनों को लें, यानी यहाँ जो है तो आपको क्या कहाँ उत्पादित करना सही होगा। ठीक है, किस पॉइंट पर उत्पादन करना सही होगा। ये वस्तु एक्स और वाई लिखा हुआ है लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है, आपको एक मिनट, ये चीज़ें ये यहाँ ये नहीं होगा, ये आपका एल और के होगा। ठीक है, लेबर और कैपिटल, कि लेबर और कैपिटल की कितनी मात्रा लगाकर आप वस्तु के कितने ए पॉइंट पर कितने कर सकते हैं। ए को इतना लेबर इतने कैपिटल को लगाएंगे, या बी पर आएंगे तो इतने कैपिटल और इतने लेबर को लगाकर आप बी का प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो ये क्या कहते हैं, संसाधनों का अपूर्ण उपयोग। संसाधनों का अपूर्ण उपयोग कब होगा, जब किसी अंदर के किसी पॉइंट पर आप पहुँचेंगे। तो संसाधनों का क्या हुआ कि आपका अपूर्ण उपयोग हो गया, आपने पूरे संसाधन का यूज़ सही से किया नहीं। ठीक है, और वस्तु एक्स का अधिक उत्पादन तथा वस्तु वाई का कम उत्पादन। ठीक है, ए से बी के बीच में क्या है, ए और बी के बीच में क्या कह रहा है कि ए से बी तक में संचलन करते हैं तो क्या होता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ए के उत्पादन को कम कर दिया जा रहा है। अच्छा, इसमें वस्तु एक्स वाई को ही दिखाया गया ना, वस्तु एक्स वाई को ही दिखाया गया है यहाँ। ठीक है, वस्तु एक्स वाई को, तो ये क्या कह रहा है कि वस्तु वाई के उत्पादन को फिर कम कर दिया। अगर यहाँ वस्तु एक्स वाई, ठीक है, फिर एल और के नहीं, वस्तु एक्स और वाई के बारे में पूछा गया है तो ठीक है। ऐसे यहाँ लेबर और कैपिटल होता है पीपीसी कर्व में। ठीक है, वस्तु एक्स और वाई के कर्म, यहाँ क्या किया गया, वाई के उत्पादन को कम किया गया और एक्स के उत्पादन को बढ़ाया गया। ठीक है, तो यही किया गया, वस्तु एक्स के अधिक उत्पादन किया गया और वाई के उत्पादन को कम किया गया। ठीक है, ये ऐसे पीपीसी का ग्राफ है। वस्तु होना नहीं चाहिए था यहाँ, वस्तु एक्स वाई नहीं होना चाहिए था, मेरे ख्याल से एल और के होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ग्राफ के अनुसार ही अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा है तो आपको तो उसका रिप्लाई करना ही पड़ेगा। यहाँ तो आप ये देख पा रहे हैं ना, ए और बी में क्या हो जा रहा है कि ए और वाई बी में क्या हो जा रहा है। अगर आप इसको पूरा पहले क्लीन कर लें, अगर आप कंफ्यूज ना हो इसमें। ठीक है, ठीक है, इसको आप देखें तो आपको दिखेगा। जस्ट हम इसमें आते हैं। हाँ, तो इसमें आप देखेंगे तो ए पॉइंट पर क्या हो रहा है कि वाई का इतना उत्पादन हो रहा है, वाई का इतना उत्पादन हो रहा है और एक्स का इतना उत्पादन हो रहा है। वहीं अगर इस पॉइंट की बात करें तो आप क्या देखेंगे कि एक्स वाई के इतने उत्पादन में से क्या गया, वाई के उत्पादन को कम कर दिया गया, इतना कर दिया गया। एक्स का उत्पादन पहले इतना हो रहा था और एक्स के उत्पादन को बढ़ा दिया गया। यही तो कह रहा है, एक्स के उत्पादन अधिक हो जाएंगे और वाई के उत्पादन क्या वो कम कर दिए। ये है आपका 11 नंबर। कहता है उस वक्र का नाम बताइए जो कि आर्थिक समस्या को दर्शाता है। आपके पास एक ही वक्र ही अभी तक आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, उत्पादन संभावना वक्र, जिसमें कि आपको बताया जाता है आर्थिक समस्याओं के बारे में बताया जाता है कि हमारे पास लेबर और कैपिटल का जो है रिसोर्स कम है और हम अलग अलग उत्पादन कर सकते हैं, अलग अलग टैक्स ऑर्गेनिक का उत्पादन कर सकते हैं। तो कौन से उत्पादन पॉइंट को चुनना चाहिए। ठीक है, किस पॉइंट को चुनना चाहिए ये हमको कौन बताता है, वो बताता है आपका उत्पादन संभावना वक्र। मांग वक्र क्या होता है, मांग वक्र हमने आपको जस्ट भी एक फिगर में बताया था, ये होता है डिमांड टाइम मांग वक्र और ये होता है पूर्ति रेखा, जिसको आप कह सकते हैं पूर्ति वक्र यानी सप्लाई कर्व। ठीक है, तो उसके बाद उदासीनता वक्र क्या होता है। उदासीनता वक्र अगर आप यूटिलिटी के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा यूटिलिटी वक्र क्या होता है कि ये होता है आपका कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन होता है, कॉन्वेक्स यानी उत्तलाकार होता है ऑरिजिन की तरफ, यहाँ की तरफ। ठीक है,
ये होता है यूटिलिटी कर्व। इसमें क्या होता है कि एक्स और वाई के दो अलग अलग प्रोडक्ट को, एक्स और वाई दो अलग अलग प्रोडक्ट पर उपभोक्ताओं के जो है सेटिस्फैक्शन को दिखाया जाता है कि यहाँ कोई उपभोक्ता एक्स का इतना यूनिट और वाई का इतना यूनिट खरीद के इस पे सेटिस्फाई है, या तो वो अगर एक्स यूनिट को थोड़ा छोड़ता है, एक्स यूनिट को थोड़ा छोड़ रहा है, तो वो क्या करेगा, वाई के यूनिट को बढ़ाएगा और इस पॉइंट पे वो सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों पर ही सेटिस्फाई है उपभोक्ता। तो ये सारे पॉइंट जिस पर कि उपभोक्ता एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन को लेकर जो है वो खुश है या संतुष्ट है, तो वो क्या हो जाता है, आपका यूटिलिटी कर्व हो जाता है। ठीक है, वो आपका क्या हो जाता है, यूटिलिटी कर्व। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा होगा, सीमांत अवसर लागत निम्न में से कौन सा। सीमांत अवसर लागत, सीमांत अवसर लागत, ये सीमांत अवसर लागत जो होता है वो आपका होता है इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से आपकी इनकम। आई मतलब होता है इन्वेस्टमेंट और वाई मतलब होता है आपका इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से जो बदलने से, चेंज होने से जो आपकी इनकम में चेंज आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीमांत अवसर लागत। ध्यान रहे हमेशा जहाँ भी सीमांत वर्ड आएगा वहाँ डेल से आपको डिनोट करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, डेल से डिनोट करना पड़ेगा, जिसका मतलब होता है चेंज। ठीक है, इसका मतलब ये है आप सीमांत वाले क्वेश्चन को टच करने का आपके पास डेल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो। ओके, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगले क्वेश्चन की तरफ अगले क्वेश्चन में सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो माइक्रो शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, सबसे पहले किया था रेगनर फिश। रेगनर फिश कौन थे, रेगनर फिश वो थे जिन्होंने माइक्रो और मैक्रो को अलग किया। ठीक है, उन्होंने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को अलग अलग बताया था, यही थे रेगनर इकोनॉमिक्स, रेगनर फिश। रेगनर फिश थे जिनको पहला नोबेल भी मिला था। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर को। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किस शाखाओं के अंदर किया जाता है। तो व्यष्टि के अंदर भी किया जाता है, समष्टि के अंदर भी किया जाता है। अर्थशास्त्र यही तो दो पार्ट है जिसको पढ़ा जाता है, जिसके अंदर किया जाता है आपका जो है स्टडी। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है, आपको भी पता होगा ये चीज़, ये तो पता होगा, अनंत आवश्यकताएं हैं मनुष्य की। ठीक है, उसके बाद कहता है साधन सीमित है, बिल्कुल पता है आपको। दुर्लभता की समस्या को चयन को जन्म देती। हाँ, हमने जो कहा था ना, रॉबिन्सन ने कहा था स्कार्सिटी को लेकर, स्कार्सिटी उन्होंने चयन के विज्ञान कहा, उन्होंने इकोनॉमिक्स को चयन का विज्ञान कहा। उन्होंने कहा कि जो है ना स्कार्सिटी बहुत है, जो है समस्याएं हैं, दुर्लभता है। ठीक है, स्कार्सिटी मतलब दुर्लभता ही होता है, स्कार्सिटी है, दुर्लभता है, तो उन्होंने चयन का विज्ञान कहा था। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें साधनों के स्वामित्व की अर्थव्यवस्थाएं देखें, तो इसको क्या नेक्स्ट क्वेश्चन को जब खोल लेते हैं तो पता चलेगा कि साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को अगर देखा जाता है तो कैसे देखा जाता है। तो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था और निश्चित अर्थव्यवस्था। ठीक है, प्रोत्साहन। ये केंद्रीकृत योजना क्या होता है कि ऐसा जो जिसपे कि गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है। ठीक है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध है। ठीक है, केंद्र में तो सरकार के अंदर है और योजनाबद्ध तरीके से काम हो रही है, तो ये आपका कौन सा इकोनॉमी हो जाएगा, ये आपका योजनाबद्ध तरीके से किया हुआ इकोनॉमी हो जाएगा। और अर्थव्यवस्थाएं हो जाएगी बाजार इकोनॉमी, या जिसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, जिसमें कि डिमांड और सप्लाई खुद ही प्राइस तय करेगा। ठीक है, पूर्ति क्या है, मार्केट में डिमांड क्या है, वो खुद ही प्राइस तय करेगा। बाकी मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, जिसमें कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही मिलकर काम करती है। जैसे भारत की इकोनॉमी प्राइवेट भी काम कर रही है और गवर्नमेंट भी काम कर रही है, ऐसी अभी लगभग कंट्री ना वो आपको मिक्स्ड इकोनॉमी की कंट्री मिल जाएगी। ठीक है, नहीं उपरोक्त में सही हो गया। अर्थशास्त्र की जरा कौन है, ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। एडम स्मिथ है अर्थशास्त्र के पिता। ठीक है, अर्थशास्त्र के पिता। माल्थस ने जनसंख्या पर ध्यान दिया था। ठीक है, उसकी पॉपुलर थे। जेबीसी के बारे में हमने आपको ऊपर बताया ही, कौन थे, जॉबिन्सन के बारे में हमने आपको ऊपर बताया। कहता है कि उत्पादन संभावना वक्र कैसा होता है, अक्ष की तरफ जो है नतोदर होता है, इसको नतोदर हिंदी में इसको कॉनकेव कहते हैं। ठीक है, कॉनकेव कहते हैं, इंग्लिश में कॉनकेव कहते हैं। तो हमने आपको बताया था, ये आपको हमेशा पूछेगा इस चीज़ों को लेकर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है वो केंद्र से क्या होता है, उल्टा होता है, अवतलाकार होता है, उत्तलाकार नहीं होता है। उत्तलाकार कैसा होता है, उत्तलाकार फिगर अगर होता तो ये फिगर होता, और ये किसका फिगर है, इंडिफरेंस का होगा, यानी आपका उदासीनता होकर का। ठीक है, उदासीनता होकर का। चलिए लोग पहुँचते हैं नेक्स्ट।
समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? हमने कहा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? हमेशा बड़े लेवल की चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। बड़े लेवल की चीज़ों का अध्ययन किया जाता है मतलब आप जो है नेशनल इनकम की बात करते हैं, पूर्ण रोजगार की बात करते हैं, कुल उत्पादन की बात करते हैं, तो ये आपका क्या होता है? इसी से व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, किसका अध्ययन किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है आपका जो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स सेमी क्वेश्चन है जो आपने पहले देखा कि व्यक्तिगत इकाई का किया जाता है, ठीक है। इसमें राष्ट्रीय आय का तो बिल्कुल नहीं किया जाएगा, इसका तो मैक्रो में किया जाएगा, समष्टि वाले में। आर्थिक समग्र, ठीक है, वो समग्र जब भी आएगा, समग्र वर्ड कहाँ यूज होगा? व्यक्तिगत जब आएगा तो व्यष्टि के अंदर, और समष्टि आएगा तो समग्र आएगा तो समष्टि के अंदर आएगा, जब पूरी कंट्री की बात हो रही है, ठीक है। अगला देखते हैं क्या कहता है। अगला कहता है कि ब्रिटिश अर्थशास्त्री J.M. किन्स की पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अच्छा जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी, द जनरल थ्योरी, उनके आगे भी नाम जुड़ा हुआ है, इनकी पुस्तक थी। तो ये पुस्तक 1936 में 36 से प्रकाशित हुई है, 1936 में, ठीक है। निम्न में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं थे? तो हमने आपको मार्शल का नाम तो बताया था पहले के क्वेश्चन में, मार्शल तो 1-2 नंबर के क्वेश्चन में ही था। हमने आपको पिगू के बारे में बताया था कि पिगू भी जो है इससे जुड़े थे, लेकिन कैनन भी इससे जुड़े हुए थे, और ये जो है J.B. शेख ये कल्याणकारी अर्थशास्त्र से नहीं जुड़े थे। ये ऐसे भी ना आपके 1930 के करीब के राइट इकोनॉमिस्ट हैं कि महान मंदी आई हुई थी। आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा या कोई आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ऑब्जेक्टिव में कि महान मंदी कब आई थी, ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं उसको इंग्लिश में। तो ग्रेट डिप्रेशन 1930 में आई थी। तो वो J.B. से कि ये रीजन से लोगों को लगता था कि वो ग्रेट डिप्रेशन आया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि डिमांड मार्केट में बहुत अधिक, सप्लाई अधिक कर देने के लिए डिमांड वो खुद क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन के लिए J.B. को भी जो है किया जाता है, कहा जाता है, ठीक है। तो J.B. कल्याणकारी विचारधारा के नहीं थे, वो जो थे वो आपके ये तीनों कल्याणकारी विचारधारा के। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी है? तो साधनों का आवंटन, कि साधन जो है साधनों का कुशल उपयोग। साधनों का आवंटन मतलब है कि कौन सी जो है वो टेक्निक को, जैसे कि आपके पास लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, यानी आप लेबर ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर कैपिटल का ज़्यादा यूज़ करते हैं किसी भी उत्पादन में, इसका आवंटन होना, इसका निर्णय होना कि जो है किस एरिया में कितना यूज़ होना है, वो आपका क्या हो जाएगा? साधनों का आवंटन कहते हैं उसको। और साधनों का कुशलतम उपयोग, यानी हर साधनों का, तब तो PPC लाइन की बात आती है ना, PPC लाइन की बात ही इसलिए आती है क्योंकि साधनों का इष्टतम उपयोग वही है कि PPC लाइन पर बनने वाली कोई भी लाइन पे अगर प्रोडक्ट तैयार हो रही है किसी भी कंट्री के अंदर, तो वहाँ क्या है कि बेरोजगारी नहीं है, पूर्ण रोजगार है। अच्छा, पूर्ण रोजगार का मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि हर लोगों को रोजगार। पूर्ण रोजगार का मतलब है कि हर किसी को रोजगार मिले। जैसे ज़मीन है ना, उसको भी उत्पादन के लिए जगह वो मुहैया कराया जाए, वो भी उत्पादन हो उसका। और लेबर है ना, तो उसका भी रिसोर्स यूज हो, कैपिटल एंड हर कैपिटल का यूज़ होना है। पूर्ण रोजगार का मतलब सिर्फ व्यक्ति से नहीं है, पूर्ण रोजगार का मतलब आपका सबसे, ठीक है, आपका सब चीज़ों से, लैंड से, लेबर से, कैपिटल से, सबों को रोजगार मिलना चाहिए, तब वो होता है पूर्ण रोजगार की स्थिति में। सबों का इष्टतम उपयोग हो, सब सार्वत्रिक यूज़ हो रहा हो, तो वो आपका क्या होता है? कुशल उपयोग की आपका ये हो जाएगा आपका साधनों का साधनों का कुशल उपयोग। उसके बाद आर्थिक विकास जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही तो पूरे जो है वो समस्या है अर्थव्यवस्था की। डेवलपमेंट के लिए सारे काम हो रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमी चलने के लिए सारे काम थोड़ी होते हैं, सारे डेवलपमेंट के लिए काम हो रहे हैं। इतने लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इतने इकोनॉमिस्ट काम कर रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न ही तो है, ठीक है, वो आपका आर्थिक विकास होगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगले पेज को। की वजह से कौन सी समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? समाजवादी अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है, क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या था? जिसमें कि गवर्नमेंट सब चीज़ करती है, ठीक है, प्राइवेट हाथों में कुछ खास चीज़ें होती नहीं है। ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सामाजिक स्वामित्व होता है, आर्थिक स्वतंत्रता होती है, या प्रतियोगिता की अनुपस्थिति होती है, ठीक है। तो प्रतियोगिता की तो अनुपस्थिति होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, और सामाजिक स्वामित्व भी होता है, हर किसी का अपना अपना स्वामित्व है, वो सामाजिक स्वामित्व की है, और आर्थिक स्वतंत्रता भी होती है। क्योंकि हमको लगता है ना इनमें से कोई नहीं, इसमें जो ऑप्शन है इसमें होना चाहिए, इनमें से सही। ये मेरे अकॉर्डिंग है, आप लोगों के हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता होती है, सामाजिक प्रतियोगिता तो होती ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये जो चिन्ह है ना, वो जिस बच्चे से ये बुक हम लिए हुए हैं उनका आंसर लगा हुआ है, उन्होंने ये पॉइंट डॉट डॉट करके रखा हुआ था खुद की याद करने के लिए, उनके बुक से ही लिया हुआ है। तो लेकिन हाँ, आर्थिक स्वतंत्रता तो रहती ही रहती है, प्रतियोगिता की अनुपस्थिति रहती है। अच्छा, प्रतियोगिता कहाँ होती है? जहाँ की स्कैर्सिटी है ना, जहाँ की सप्लाई नहीं मिल रहा है।
आप कभी होता है गेहूँ चावल वो आपको ये पता हो कि गांव में या शहरों में भी जन वितरण प्रणाली तो है ही, तो वो गेहूँ चावल जब आप लेने जाते हैं कोई प्रतियोगिता है उसके अंदर? कोई प्रतियोगिता नहीं है। हम जाएंगे, मेरा कंट्रोल फिक्स है, वो मिलेगा जितना अनाज हमको मिलना है, 3 किलो चावल 2 किलो आटा गेहूँ तो मिलता ही है, उसमें क्या प्रतियोगिता होना। तो समाजवादी इकोनॉमिक्स में कभी भी प्रतियोगिता की स्थिति तो होती है, प्रतियोगिता की अनुपस्थिति तो रहती ही है। तो मेरे ख्याल से इनमें से सभी होना चाहिए। ठीक है, आर्थिक वृद्धि की अवधारणा अर्थशास्त्र में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात सबसे पहले सैमुअलसन ने की। बिल्कुल, अब जब डेवलपमेंट वाला इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना, डेवलपमेंट पढ़ेंगे जब इकोनॉमिक्स के अंदर, तो सबसे पहले आपको सैमुअलसन की चर्चा आएगी और पूरे डेवलपमेंट के इकोनॉमिक्स में सैमुअलसन ही देख रहे हैं। ठीक है, सैमुअलसन ही देखेंगे आपको। एडम स्मिथ तक तो बहुत पुराने क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं लोग, जो इकोनॉमिक्स के फादर हैं इकोनॉमिक्स, यानी पहला इकोनॉमिक्स उन्होंने तैयार किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कहता है कि निम्न में से किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? असीमित आवश्यकता, असीमित साधन, ये हम दोनों ने कई बार देख, ये तो आपको पता ही है, ये दोनों चीज़ें ए और बी दोनों होगा, इसमें आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। कहता है अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? अवसर लागत का वैकल्पिक नाम सीमांत लागत होता है। अगर आपको याद हो, याद तो नहीं होगा क्योंकि पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया, वो आपने अगर देखा होगा तो शायद आपको याद होगा कि ये पीपीसी कर्व का जो ढलान होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं सीमांत, ये अवसर लागत से, तो सीमांत लागत कहते हैं। तो ठीक है, तो अवसर लागत का वैकल्पिक नाम ही सीमांत लागत होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे उत्पादन संभावना वक्र का ढाल किधर होता है? उत्पादन संभावना वक्र हमने कहा पीपीसी वाला बात। ठीक है, ये आपको पीछे नहीं छोड़ने वाला है। पीपीसी का ढाल कैसे होता है? तो ये दाएं से बाएं की तरफ होता है। ठीक है, दाएं से बाएं की तरफ झुक रही होती है। ठीक है, माइक्रोज जिसका कि अर्थ होता है छोटा, ये शब्द कौन सा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स जहाँ से आया है, ग्रीक। ठीक है, तो ग्रीक वर्ड से ही माइक्रो, जिसको कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, आधे घंटे का वीडियो है, कोई बात नहीं। 30 आपने ऑब्जेक्टिव देखा भी, और इसको एक बार देख लीजिए ना, आपको ऑब्जेक्टिव याद करने की आवश्यकता नहीं होगी मेरे ख्याल से। कहता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होता है छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण। आप लोगों ने 2-3 क्वेश्चन देखा इससे रिलेटेड, तो आपको पता ही चल गया होगा अर्थशास्त्र में कल्याण संबंधी परिभाषा का जन्मदाता कौन है, ये तो आपको पता है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो परिभाषा है वो मार्शल ने दी है। ठीक है, अर्थशास्त्र की जो कल्याण संबंधी परिभाषा है वो किसने दी है? मार्शल ने दी है। इसका तो आपको अंदाजा है ही। ठीक है, तो हम लोग अगले पेज पर चलते हैं। चलिए, अगले कहता है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है? और एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या हो सकता है? समाज को लाभ पहुंचाना, तभी तो सरकार कब कुछ क्यों करेगी? समाज को लाभ पहुंचाने के लिए। तो अधिकतम लोक कल्याण होना। ठीक है, अधिकतम मुनाफा कमाना तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मुनाफा कमाना तो आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का काम है, वो तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी करेगा। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किस में किया जाता है? उपभोक्ता व्यवहार आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में। देखिए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, तक व्यष्टि अर्थशास्त्र होता था ना, अब सूक्ष्म अर्थशास्त्र के, दोनों को इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। ठीक है, सूक्ष्म मतलब छोटा, माइक्रो। ठीक है, आगे देखते हैं। कहते हैं आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र के 2 शाखाएं व्यष्टि और समष्टि में निम्न में से किसे विभाजित करता है? रेगनर फ्रिश ने, हमने आपको कभी जस्ट उधर ही कहा था जब रेगनर फ्रिश का नाम आया था, तो उन्होंने क्या कहा था कि जो है आपका अर्थशास्त्र माइक्रो और मैक्रो में किसने बांटा था? तो रेगनर फ्रिश ने बांटा था। ठीक है, इनको नोबेल में मिला है। उत्पादन का निम्न में से कौन कौन से साधन है? तो आपको पता है लैंड, लेबर, कैपिटल, ये तो तीनों तो है ही, ये तो इम्पॉर्टेंट है, तीनों बहुत ज़रूरी है। बाकी एक आपका संगठन है और एक क्या है आपका उद्यमिता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि साधनों की प्रमुख विशेषता कौन सी है? साधनों की प्रमुख विशेषता है ये मानव आवश्यकताओं की तुलना में सीमित है। ठीक है, स्वाभाविक है, सीमित साधन है, इसका वैकल्पिक प्रयोग संभव है, इसका वैकल्पिक प्रयोग भी संभव है। ठीक है, वैकल्पिक प्रयोग मतलब क्या हो गया कि जैसे लेबर के बदले कैपिटल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो भी वैकल्पिक प्रयोग, कैपिटल के बदले लेबर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ मशीनरी, एक दर्जी आके कपड़ा वो सी दे रहा है मशीन से, हो सकता है 10 आदमी उसके बदले सी देगा। ठीक है, वैकल्पिक उपयोग तो है ही। अगर कृषि में लेबर का यूज़ कम हो जाएगा तो लोग क्या करेगा? इंडस्ट्री में काम करेगा, उसका उपयोग तो है ही वैकल्पिक में। लेकिन से किस अर्थव्यवस्था में निश्चित क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? जहाँ की निजी क्षेत्र और जो है प्राइवेट सेक्टर और
गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करे तो वो कौन सा सेक्टर होगा, वो सेक्टर होगा आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट में सिर्फ प्राइवेट सेक्टर और समाजवादी में सिर्फ गवर्नमेंट। ठीक है, मेरे ख्याल से ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग चलते हैं लास्ट के 3 क्वेश्चन पे, और ये 3 क्वेश्चन करेंगे और आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। कहता है कि सीमित साधन और असीमित आवश्यकताओं के विचार को किसने दिया था। ये हमने आपको कई बार बताया अभी तक पढ़ाने के क्रम में कि रॉबिन्सन ने बताया था स्कार्सिटी का सिद्धांत। उन्होंने कहा था कि असीमित आवश्यकताएं लोगों की स्कार्सिटी है संसाधनों का। तो ऐसे को जो है ऐसा अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं, वो हम लोग करते हैं जो है इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। अर्थव्यवस्था की क्या केंद्रीय समस्याएं क्या क्या है, तो आपने थ्योरी वाली क्लास में देखा होगा। जस्ट हमने इसके पहले एक वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं, उसको जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। दोनों देखने के बाद आपको इस चैप्टर से सवाल नहीं छूटेंगे, ऐसा हमको पता है कि नहीं छूटना चाहिए सवाल। कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है, क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तुओं का वितरण कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जो है आपका जो है वो आपका केंद्रीय समस्याएं हैं। आर्थिक समस्याएं मूलतः किस तथ्य पर संबंधित है। आर्थिक समस्याएं जो है वो चुनाव पर है। ठीक है, चुनाव मतलब ये है कि क्या जो है बेस्ड होगा कि कहाँ कितना कैपिटल लगा दे, कहाँ कितना लेबर लगा दें, यानी कहाँ कितना पूंजी लगा दे, कहाँ कितना श्रम लगा दें, ये उत्पादक चुनता है। हम सेब खाएं कि नारंगी खाएं, ये मेरा चयन है। ठीक है, अब हमको कैसे चुनना पड़ेगा, हमारे पास कितने पैसे हैं उससे भी डिपेंड करेगा कि हम क्या प्रोडक्ट खाएंगे। हम अच्छे चावल खाएंगे या बुरे चावल खाएंगे, वो कौन प्रोडक्ट तय करेगा, हम तय करेंगे। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन थे इस चैप्टर में, परिचय के इस चैप्टर में। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आप एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए, हम आपके लिए एक छोटे छोटे वीडियो लेकर ज़रूर आते रहेंगे, और हम कोशिश ज़रूर करेंगे एग्ज़ाम से पहले हम सारे ऑब्जेक्टिव और ये जो थ्योरी वीडियो है वो हम जल्द से जल्द लाएँ आपके शॉर्ट रिविज़न के लिए। बाकी जो है आप जो है खुद तैयारी तो करते रहें, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन को भी आपको समझने में सुविधा हो जाएगी अगर आप मेरा ये शॉर्ट वीडियो देख लेंगे। अगर मेरे पास टाइम रहा तो हम ज़रूर लॉन्ग वीडियो के भी वीडियोस लेकर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के भी वीडियोस लेकर आपके लिए आएंगे। बाकी बेस्ट विशेष के साथ आज यही अंत करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।